हाय हेलो एवरीवन वेलकम टू माय बायो दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में मैं आप लोगों को कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ। टोटल हम लोगों के पास 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उसको मैं 2 वीडियोस में डिवाइड करके कराऊंगी 50-50 में, ताकि आप लोगों को ज्यादा बर्डन भी ना लगे। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। सो बच्चों, आई सजेस्ट आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक्स लेके साथ में बैठे एंड वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उनको बहुत अच्छे से सुनते रहे, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि सेम क्वेश्चन भी आप लोगों को एम्स नर्सिंग एग्जाम में मिल सकता है। एंड आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, सबने अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो बच्चों, एक चीज और करना, जो एडमिट कार्ड पे आप लोगों का लोकेशन दिया हुआ है उस लोकेशन को अच्छे से चेक कर लेना कि उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए आप लोगों को कितना टाइम लगेगा, प्लस उसमें ट्रैफिक का जो टाइमिंग है वो अलग से ऐड करके चलना। इसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से सेशन भी रखूंगी 10th और 11th जून को। 11th जून में पेपर कैसे सॉल्व करना है, 10th जून में लोकेशन, ड्रेसिंग कोड, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो देखो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हम लोगों को होलो एंजाइम इज मेड ऑफ। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चा हमारा, ये वाला क्वेश्चन, अब आप बोलोगे मैम ह्यूमन फिजियो से तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का है बायोमोलिक्यूल से। ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से है, बट एंजाइम्स भी हम लोग ह्यूमन फिजियो के अंदर पढ़ता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखो, सिंपल सी तरीका है। हम लोग एंजाइम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस फ्लो चार्ट को जब आप एक बार बना लोगे ना, तो एंजाइम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग सॉल्व कर लोगे। एंजाइम्स 2 टाइप के होते हैं, आपके सिंपल एंजाइम एंड आपके कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंड कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर 2 चीजें होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके ना बने होके वो उनके अंदर एक होता है प्रोटीन पार्ट एंड एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। और इन्हीं एंजाइम्स को हम लोग होलो एंजाइम्स भी बोल देते हैं, जिनके अंदर एक प्रोटीनियस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। प्रोटीनियस पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये भी 2 टाइप से हो सकता है। नॉन प्रोटीन पार्ट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। एक हो सकता है आपके पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है ये, और ये मेरे पास इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कैसे समझेंगे? अगर आपका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कोई भी, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। ऑर्गेनिक अगर वो आपका टाइटली बाउंड है, किससे? प्रोटीनियस पार्ट से। ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड है प्रोटीनियस पार्ट से, तो उस टाइटली बाउंड को हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। दिस इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। बट अगर यही ऑर्गेनिक पार्ट आपका लूजली बाउंड है, किससे? प्रोटीन पार्ट से या एपो एंजाइम से, देन दिस इज नोन एज कोएंजाइम। क्लियर? एंड इनऑर्गेनिक पार्ट में सिर्फ और सिर्फ मेटल आयंस आता है, इसमें टाइटली बाउंड और लूजली बाउंड कुछ नहीं होता। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास जैसे कि पेरोक्सीडेज, ऑक्सीडेज, कैटालेज, हीम ग्रुप, ये सब हो सकता है। कोएंजाइम में जैसे Na पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव, ये हो सकता है। क्लियर? देखो जल्दी से, समझ में आया नहीं आया सबको ये पार्ट? अब एंजाइम से कहीं से भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है। होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ। होलो एंजाइम किससे बना होता है? होलो एंजाइम हमारा कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, जिसके अंदर एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन को कोफैक्टर या फिर कोफैक्टर बोलते हैं हम उसको, है ना। और कोएंजाइम किसको बोलते हैं? कोएंजाइम हम बोलते हैं आपका दिस वन, लूजली बाउंड पार्ट। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एपो एंजाइम एंड जाइमोजन, या फिर आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर? एग्जैक्टली हमारे पास एपो एंजाइम है और कोएंजाइम। कोएंजाइम मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट ना बच्चों। ये बोल रहे हैं कि होलो एंजाइम में क्या है, एक तो प्रोटीन पार्ट है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो लूजली बाउंड है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कोएंजाइम। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे कोफैक्टर होना चाहिए था। भाई कोफैक्टर
नॉन प्रोटीन पार्ट को बोल रहा है, इन्होंने यहाँ पे बोल दिया नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली बाउंड है, तो कोएंजाइम भी तो हो सकता है ना, तो करेक्ट आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, कौन सी ऑर्गेनेल को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, जो अपना ही सुसाइड कर लेती है अपनी सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करा के। दिस इज योर लाइसोसोम। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल इन दी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे अबंडेंट, सब अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ब्लड सेल, कौन सा पाया जाता है सबसे अमाउंट में, काउंट सबसे ज्यादा किसका होता है, एग्जैक्टली आरबीसी का, 5 से 5.5 मिलियन। फोर्थ, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन वन हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन से आपके 4 आयरन एटम्स कंबाइन होते हैं, और इन 4 आयरन एटम से 4 ही ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, ऐसे होता है ये स्ट्रक्चर। तो कितने आयरन है, 4 आपके। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोएंजाइम, कोएंजाइम मतलब लूजली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ नॉन प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, कौन सा यहाँ पे कोएंजाइम की तरह कभी वर्क नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा एमएन, बिकॉज ये क्या है, दिस इज नॉट अ कोएंजाइम, दिस इज इनऑर्गेनिक मेटल आयन, एग्जैक्टली, सो करेक्ट आंसर एमएन पॉजिटिव होगा। 6, एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, हमारे एंजाइम्स के पास 2 साइड्स होते हैं, एक्टिव साइड्स और एलोस्टेरिक साइड, तो एलोस्टेरिक साइड की एक्टिविटी को मुझे इन्फ्लुएंस करना है, तो इन्फ्लुएंस करने के लिए उसके अंदर कोई इन्फ्लुएंसर डाल दो, मतलब मॉड्यूलेटर डाल दो, तो करेक्ट आंसर इज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। 7th, in competitive inhibition, inhibitors bears a close structural similarity with a, wait, ये वीडियोस हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सॉरी बच्चों, हिंदी मीडियम का ना एक्चुअली मुझे हैबिट नहीं है इसलिए भूल जाती हूँ, बट हाँ ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए केस में हेल्पफुल हो सकता है अगर आप थोड़ा सा खुद से एफर्ट्स करोगे, बिकॉज मैं हिंदी के टर्म्स नहीं बता पाऊंगी, बट आई ट्राई कि मैं आप लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो रहा है हिंदी में ही एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करना। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होती है, किसके सिमिलर होती है, बिल्कुल कोएंजाइम के, कोफैक्टर के, प्रोस्थेटिक ग्रुप के, या फिर आपके सबस्ट्रेट के, एग्जैक्टली सबस्ट्रेट के, बिकॉज हमारे एंजाइम से आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तब बनता है, लेकिन सबस्ट्रेट नहीं बाइंड करके उसकी जगह पे इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होती है, इस वजह से इसी को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि सबस्ट्रेट इनहिबिटर दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सबस्ट्रेट होगा। 8, एंजाइम एक्ट्स बेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, एंजाइम्स प्रोटीन के बने हैं और प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाता है, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो एंजाइम्स का अगर मैं चाहती हूँ कि भाई वो अपनी एक्टिविटी बेस्ट दे तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि उनका डीनेचुरेशन ना हो, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। 9, लॉक एंड की मॉडल किससे दिया गया था, एंजाइम से ही के ऊपर ही दिया गया था, लॉक एंड की मॉडल क्या बताता है हमें, इंड्यूस्ड फिट मॉडल आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही बना है, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम है, जैसे एक पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर ही की होती है, ये नहीं कि कोई भी लॉक लिया उसको किसी भी की से आप ओपन कर दोगे, या किसी भी एक की से सारे लॉक्स नहीं ओपन हो सकते, ऐसे ही हमारे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक माने जाते हैं। Which bond is not associated with enzyme substrate interaction, मतलब जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है कौन सा बॉन्ड इनमें से यहाँ पे नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, वैन डर वाल्स बॉन्ड, बट डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एग्जैक्टली, एंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर, या फिर एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल, या फिर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों यहाँ पे, प्रोटीन इन नेचर होता है, कोलाइडल भी होता है, थर्मोलेबाइल भी होता है, बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं होते, दीज आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा हमारा डी। 12, एपो एंजाइम डिसोसिएट फ्रॉम कोएंजाइम, एपो एंजाइम और कोएंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों के दोनों अलग अलग हो जाए अगर, तो किस केस में अलग अलग हो, दोनों का केस अलग से कब होगा, जब उनके पीएच में डिफरेंस आ जाए, बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, डीनेचर्ड हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज होगी, डिसोसिएट नहीं होंगे, ये दोनों डिसोसिएट होता है जब पीएच में चेंज आता है। दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिटर
शो डिक्रीज्ड केएम वैल्यू। इनमें से कौन सा इनहिबिटर केएम वैल्यू को डिक्रीज दिखाता है? कौन सा दिखाता है बच्चों यहाँ पे? ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता है, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी वहां पे। क्लियर? चलो 13 क्वेश्चन हमारे डन। आ गया 14। देखो, अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन इंडिविजुअल। किसी भी एक पर्सन के अंदर कितना टोटल ब्लड होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसका ब्लड कितना होना चाहिए? बाय 50 ml पर केजी बॉडी वेट, मतलब जितना उसका बॉडी वेट है। सपोज कोई इंसान हमारे पास 50 केजी का है, 50 के सॉरी ग्राम लिख दिया। कोई भी इंडिविजुअल सपोज मेरे पास 50 केजी का है, तो ये बोल रहा है पर केजी उसका 50 ml होना चाहिए, पर केजी 60 ml, 90 ml या फिर 80 ml, कौन सा होना चाहिए? एग्जैक्टली 80 ml उसका करेक्ट होना चाहिए। तो अगर 50 केजी का इंसान है तो उसके अंदर कितना होना चाहिए? 85 जो 40, 4 लीटर उसका ब्लड होना चाहिए। देन नॉर्मल ब्लड पीएच, ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड की पीएच एसिडिक होती है, बेसिक होती है? पहली चीज बेसिक इन नेचर होती है, 7.4 ऑलमोस्ट न्यूट्रल के पास होती है। 16 हिमेटोक्रिप्ट वैल्यूज द रेशियो ऑफ हिमेटो, हीम मतलब किससे? हीमोग्लोबिन से बात कर रहा है, और हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? आरबीसी। हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी, तो हीमोक्रिप्ट आरबीसी का प्लाज्मा से जो रेशियो होता है उसको बोलता है हीमोक्रिप्ट वैल्यू। आरबीसी रिप्रेजेंट, आरबीसी हमारे टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना कैरी करती है? आरबीसी 55% होता है, और बाकी का ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बाकी के ये होता है। तो आरबीसी होता है हमारा 55%। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन से ये। 18 नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन रेंजेस फ्रॉम। अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट कितना होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के अंदर? वो होना चाहिए 2.2 से 4.3 ग्राम परसेंटेज। 2.2 से 4.3 वैल्यूज याद रखना बच्चों ये। विच कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट टू मैक्सिमम परसेंटेज टू दी टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका। 16 सीरम डज नॉट कंटेन, कल की क्लास में भी ये समझाया था व्हाट इज सीरम। प्लाज्मा के अंदर से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हटा दो सारे के सारे, वो सीरम कहलाएगा। तो सीरम के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते, प्लस उसके अंदर कैल्शियम भी नहीं होता है। 21 कॉम्बिनेशन ऑफ हीम विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 22 एडल्ट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन होती है, दो अल्फा चेन्स होती है और दो बीटा चेन्स होती हैं। 4 चेन से मिलके वो बना होता है, तभी उसके अंदर 4 एफपी आयरन मॉलिक्यूल्स होता है, एंड वो 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज, हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना आयरन, कितना ऑक्सीजन वो कैरी करे? कितना आयरन है? 4 ही ऑक्सीजन कैरी करेगा, सो द करेक्ट आंसर इज 4। 24 ईच ग्राम परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड कैन कैरी कितने ml ऑफ ब्लड। अगर हमने हीमोग्लोबिन को लिया और उसको पूरी तरीके से सैचुरेटेड बना दिया, उसके अंदर से एक्स्ट्रा जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हटा दिया, तो कितने ml हमारा वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? क्या होना चाहिए बच्चे इसका आंसर? एग्जैक्टली अराउंड 3 ml तक वो कैरी करके चलता है। एग्जैक्ट वैल्यू मत याद रखना, अराउंड 3 ml। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 15 इन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है? जो आपकी आरबीसी होती है उसकी शेप चेंज हो जाती है, सिकल सेल हो जाती है बाई कॉन्केव से, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी वहां पे इफेक्ट हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं कि डिफेक्ट कौन सी चेन में आता है? डिफेक्ट आता है आरबीसी की शेप मेंटेन रखने के लिए बीटा चेन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसका इफेक्ट आता है बीटा चेन के अंदर। एवरेज मीन कॉर्पस्क्यूलर डायमीटर, एक कॉर्पस्क्यूलर्स का डायमीटर आपको बताना है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसको याद रख लेना। इसका डायमीटर होता है 7.3। याद रखने का तरीका, ब्लड का पीएच 7.4, कॉर्पस्क्यूलर डायमीटर 7.3। 27 इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, अगर आरबीसी का काउंट 10 मिलियन से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका पोलीसाइथीमिया। अमाउंट ऑफ आरबीसी काउंट अगर आपका 10 मिलियन से एक्सीड कर जाए, दिस कंडीशन इज नॉन एज पोलीसाइथीमिया।
18. During erythropoiesis, hemoglobin first appear in erythropoiesis, the process of फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका सबसे पहले किसके अंदर, आपकी जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट कंडीशन होती है उसके अंदर सबसे पहले आपका पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, अर्ली में नहीं पाया जाता। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लो। लेट नॉर्मल नहीं, इंटरमीडिएट में पाया जाता है। 29. ड्यूरिंग हाइपोक्सिया किडनी रिलीज, हाइपोक्सिया कंडीशन अगर किसी को हो जाए, हाइपोक्सिया में ब्रेन सेल्स जो होती है वो आपकी डैमेज हो जाती हैं, उसके अंदर किडनी आपका क्या रिलीज करता है, ये आपका एरिथ्रोपोइटिन फैक्टर रिलीज करता है। हाइपोक्सिया कंडीशन में किडनी रिलीजेस रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर। 30. इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर को कौन सिक्रीट करता है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है। इंट्रिंसिक फैक्टर आर रिलीज्ड बाय स्टमक के अंदर जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से, पर्नीशियस एनीमिया। So the correct answer is parietal cells of stomach. 31. Which of the following extrinsic factor is required for maturation of RBC? अगर आप लोगों को RBC का maturation कराना है तो उसके लिए मेरे को विटामिन B12 भी चाहिएगा, बिकॉज विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया करा देता है, मतलब RBC का काउंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा अगर बॉडी के अंदर विटामिन B12 नहीं होगा। ये एंड प्लस फॉलिक एसिड दोनों के दोनों चाहिए, तभी हमारा आरबीसी का मेचुरेशन पॉसिबल होगा। दीज आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो ए बी और बी बी, सो द करेक्ट आंसर विल बी टी। 32. लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इन पेरीफेरल ब्लड, हमारे सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी बताना है जो आपके पेरीफेरल ब्लड मतलब बाहर की साइड, आउटसाइड साइड में पाए जाते हैं। तो दीज आर द मोनोसाइट्स, जिनका सबसे लार्ज साइज होता है। 33. द प्रोसेस बाय विच डब्ल्यूबीसी स्क्वीज करते हैं पोर्स के थ्रू एंड कैपिलरी वॉल से निकल के ब्लड वेसल्स के अंदर आते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं आपका अमीबॉइड मूवमेंट करके आता है। दिस इज नोन एज अमीबॉइड मूवमेंट करके आता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायापेडेसिस। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सा होता है आपका, द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इज योर प्लेटलेट्स, जिसके अंदर आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। कॉमनेस्ट एनीमिया इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो सबसे कॉमन एनीमिया वाली कंडीशन है वो कौन सी होती है, दिस इज योर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसके अंदर एफपी की अमाउंट कम हो जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी वहां पे डिक्रीज हो जाती है। टर्म ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म किसने दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा, ये आपके पॉटर साइंटिस्ट ने दिया था। 37. Which of the following organelle has a continuous connection with nuclear membrane? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और उसका भी आरईआर। आरईआर के अंदर राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइबोसोम उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट द सरफेस प्रेजेंट होता है। तो इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, द साइटोप्लाज्मिक साइड या फिर ल्यूमिनल साइड, ए और बी या फिर ऑल थ्रू आउट। तो जनरली हमारे पास आरईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की साइड प्रेजेंट ना होके जो सरफेस हमारा आउटसाइड पेरीफेरी की साइड होता है, साइटोप्लाज्म की साइड होता है, उस पे आरबीसी, उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, तो आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक साइड। 39. Which of the following statement were true regarding ER? ER से regarding statement, ER एक फ्रेमवर्क देता है सेल को, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, SCR सिंथेसिस, सारे के सारे सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। 40. Which of the following statement are करेक्ट रिगार्डिंग गोल्जी एपरेटस? गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन जो लिपिड्स बनाया उसको पैकेजिंग करने का काम करता है, तो सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग का उसका काम होता है। गोल्जी एपरेटस टर्म किसने दिया, गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी ने दिया था। F0 एंड F1 पार्टिकल्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं जो आपका एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। एटीपी सिंथेसिस, F0 F1 पार्टिकल, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखो 43.
इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टा एक्ट एज साइट फॉर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टा मतलब इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराती, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एटीपी सिंथेसिस करते हैं। तभी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कंसीडर किया जाता है, बिकॉज यहीं पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा होता है जिसमें एटीपी बनेगा आपका। ठीक है। 44, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इज रिच इन विच फॉस्फोलिपिड, माइटोकॉन्ड्रियल की जो इनर मेम्ब्रेन है वो कौन से फॉस्फोलिपिड में सबसे ज्यादा रिच पाई जाती है, तो ये आपकी सबसे ज्यादा जो रिच पाई जाती है वो आपकी होती है कार्डियोलिपिन में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे बच्चे बोल रहे हैं चैट सेक्शन में कि मैम ये क्वेश्चंस तो ह्यूमन फिजियो के नहीं है, ये तो अब सेल वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। बेटा ये सेल वाला चैप्टर जरूर स्टार्ट हो गया है, लेकिन ह्यूमन फिजियो जो आपका एम्स नर्सिंग एग्जाम है उसके अंदर ह्यूमन फिजियो में डायरेक्टली आप लोगों से एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, या फिर आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ईयर क्वेश्चन आएंगे, बट ज्यादातर ये मतलब ये वाला जो पार्ट मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया ना, इसमें ह्यूमन फिजियो एंड ह्यूमन फिजियो को थोड़ा वास्टली क्वेश्चन है इसके अंदर सारे के सारे, मतलब आपकी बॉडी मैकेनिज्म से सारे के सारे क्वेश्चन है जो पॉसिबल होते हैं आपका नीट एम्स में आने में, एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज में भी मिल सकता है। जीके वाले पार्ट में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियो से नहीं है, ये क्वेश्चन तो सेल वाले चैप्टर से हैं, ये क्वेश्चन तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब सेल बायोलॉजी वाला पार्ट है। मिक्सड अप क्वेश्चंस है बच्चों यहाँ पे। अभी ब्लड वाले क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए वो ह्यूमन फिजियो से थे, तो ह्यूमन फिजियो से जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मैंने वो टॉपिक से डाले हुए हैं, प्लस सेल बायोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मतलब मेजरली यहाँ पे आप लोगों को मिक्सअप क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं, बट प्लांट फिजियो से नहीं मिलेगा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को, या फिर आप लोगों को कोई भी बॉटनी से नहीं मिलेगा। ये जनरली आपका जूलॉजी सेक्शन है जो कि थोड़ा सा वास्ट मैंने बनाया हुआ है। सॉर्टेड। चलो आगे। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एसोसिएटेड एटीपी प्रोडक्शन, ये तो इसका काम होता है। फैटी एसिड ब्रेकडाउन, नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस, या फिर ग्लाइकोजेनेसिस एंड एसोसिएटेड एटीपी ग्लाइकोलाइसिस, बेटा ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है, यही होगा फिर हमारा करेक्ट, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ग्लाइकोलाइसिस। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था, कॉलिकर, फ्लैमिंग, बेंडा या रॉबर्ट ड्रा, फ्लैमिंग साइंटिस्ट ने दिया था। एक सेकेंड, फ्लैमिंग ने तो माइटोसिस दिया था। बेंडा, दिस इज द करेक्ट। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टिन्यूस कनेक्शन, देखो अगेन क्वेश्चन आ गया, आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स डिपेंड्स ऑन, न्यूक्लियर पोर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कितना ज्यादा उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा है डीएनए से डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन दोनों के दोनों प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर जब एमआरएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर बन जाता है तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, तो जितने ज्यादा एमआरएनए बन रहा है, जितना ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो उतने ही ज्यादा न्यूक्लियर पोर की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ज्यादा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर पोर। लास्ट क्वेश्चन 50, डीएनए प्रोटीन रेशियो हमारे क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर, क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप कराया जाता है, ऑक्टामर की फॉर्म में होता है हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोनों का रेशियो 50-50 रखा जाता है, 50% डीएनए 50% हिस्टोन प्रोटीन, तो रेशियो क्या निकलेगा हमारा 1:1 निकलेगा। तो यहाँ तक बच्चों मैंने आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। आई ट्राइड कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करके आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखो, जो भी आप लोगों का फीडबैक है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। आई ट्राई टू रिजॉल्व इट इन द नेक्स्ट वन वीडियो, एंड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम जहाँ पे आप लोगों का फीडबैक बहुत ज्यादा मैटर करेगा, बिकॉज आप लोगों को पता है एम्स नर्सिंग के क्वेश्चन सर्च करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एंड आई एम कॉन्टिन्यूसली वर्किंग विद यू बच्चों, बिकॉज मेरे पास मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा पैक्ड होता है, आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम बायोलॉजी एजुकेटर, तो
यूट्यूब के लिए टाइम निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो ये वीडियोस भी मैं अर्ली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप लाइव सेशंस क्यों नहीं लेते। तो बेटा लाइव सेशंस आप लोग अर्ली मॉर्निंग 4 AM नहीं ले सकते, 5 AM नहीं ले सकते, इसलिए मुझे रिकॉर्डेड सेशंस ही आप लोगों को प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, बिकॉज पूरा दिन मेरे लेक्चर शेड्यूल रहते हैं। तो आप लोगों को फीडबैक्स आप लोगों का सबसे ज्यादा मैटर करेगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड बहुत जल्दी हम लोग एम्स नर्सिंग का एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 डेज बचे हैं बच्चों। इन 5 डेज में आई वांट कि मैं अपना बेस्ट दूं, साथ ही साथ आप लोग भी अपना बेस्ट दो। टीचर प्लस स्टूडेंट्स दोनों मिलके जब एफर्ट्स लगाते हैं साथ में, तभी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड हमारे बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।